हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिपॉजिट के मिसलेनियस प्रोविजंस, एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिटर, लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्कुलर, टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिट एंड इट्स एक्सेप्शन, फॉर्म्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 73 स्टार्टिंग में ही कह देता है कि इन कंपनीज पर कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 5 के प्रोविजंस और कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट इज बैंकिंग कंपनीज, सेकंड इज एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, थर्ड इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद एनएचबी। एनएचबी इज नेशनल हाउसिंग बैंक established under the National Housing Bank Act 1987, and the last is companies notified by central government in consultation with RBI. अब देखते हैं डिपॉजिटर की डेफिनेशन। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014 के रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग डिपॉजिटर का मतलब है कंपनी का कोई भी मेंबर जिसने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंपनी में डिपॉजिट किया हुआ हो, या कोई भी पर्सन जिसने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी में डिपॉजिट किया हुआ हो। यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में कंपनी वर्ड यूज किया है क्योंकि कोई भी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। लेकिन सेकंड क्लॉज में पब्लिक कंपनी वर्ड यूज किया है क्योंकि पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वो भी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में सेक्शन 73 और सेक्शन 76 डिस्कस किया था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स डिस्कस लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये टेबल आप याद कर लो अच्छे से, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बेसिकली कंपनी दो तरीके की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी को हमने दो में डिवाइड किया, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आई होप आपको पता है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब वो कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी? अप टू 25%। 25% ऑफ वॉट? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से 10% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी टोटल 35% तक एक्सेप्ट कर सकती है। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं एक्सेप्ट कर सकती, सिर्फ मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते, वो भी अप टू 35% ओनली। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, 1 रुपया नहीं ले सकती। ये लिमिट सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी अप टू 100% फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35% फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर्स से 10%, पब्लिक से 25% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से 35% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये जो पॉइंट ए और बी है, अगर प्राइवेट कंपनी इसमें फॉल करती है तो 100% की लिमिट इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये कि कंपनी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम से भी ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को वैसे भी 100% तक की लिमिट दे रखी है, और अगर स्टार्टअप है तो 10 इयर्स तक की 100% वाली लिमिट भी नहीं लगेगी, अनलिमिटेड रहेगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई कर देती है, 100% की लिमिट इस कंपनी पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी, और ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 100% से भी ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। फर्स्ट क्लॉजेज इंडिपेंडेंट कंपनी होनी चाहिए, किसी की एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्लॉजेज, प्राइवेट कंपनी की जो एग्जिस्टिंग बोरिंग है दैट शुड बी विद इन द लिमिट। लिमिट इज 2 times ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 crore विच एवर इज लेस। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल है 5 crore, 2 times ऑफ पेड अप कैपिटल विल बी 10 crore, 10 crore और 50 crore विच एवर इज लेस। तो क्या 10 crore
अंडर बोरिंग लिमिट्स है, हाँ, तो आप एलिजिबल हो। जो भी बोरिंग्स की है उसकी रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है। प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई कर लेती है तो उस प्राइवेट कंपनी पर 100% की लिमिट नहीं लगती और वो अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर्स से। नाउ लेट्स सी स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी। एक स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी का मतलब है एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसे आरबीआई, सेबी या आईआरडीए ने ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया है फ्रॉम आईएफएससी जो लोकेटेड हो मल्टी सर्विसेज एससीजेड में, जिसे सेटअप किया गया अंडर एससीजेड एक्ट 2005। एक स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट के एग्रीगेट के 100% से ज़्यादा के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड्स 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और ऐसी कंपनी को इस तरह एक्सेप्ट किए गए डिपॉजिट के डिटेल्स फॉर्म टीपीटी 3 में आरओसी को फाइल करने होंगे। नाउ लेट्स सी लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये दोनों कंपनीज अपने मेंबर्स से अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड जितना चाहे डिपॉजिट एक्सेप्ट करे अपने मेंबर्स से। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जो अभी हमने डिस्कस की है उस पर कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड ले सकती है, पर ध्यान रहे कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। प्लीज नोट दैट ये लिमिट है अगर कंपनीज मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, exemption is given to all private companies, IFSC public company and startup that they can accept deposit from members without complying section 73 subsection 2 clause A to E, which means they have to comply only section 73 subsection 2 clause F। अगर ये कंपनीज मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं तो ना तो सर्कुलर इशू करना है, ना ही आरओसी को डीबीटी 1 फाइल करना है, ना ही डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है और ना ही सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, ना ही नो डिफॉल्ट वाली क्लॉज एप्लीकेबल है। बस एक क्लॉज, क्लॉज एफ को कंप्लाई करना है, सिक्योरिटी दैट इज चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इन तीनों तरह की कंपनीज को सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टू ई को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। दे ओनली हैव टू कंप्लाई सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ दैट इज सिक्योरिटी क्लॉज। डिपॉजिट शुड बी सिक्योर, देयर शुड बी सम सिक्योरिटी, इसलिए चार्ज क्रिएट होना चाहिए कंपनी के एसेट्स पर। चार्ज शुड बी क्रिएटेड ऑन टैंजिबल एसेट्स। अगर चार्ज नहीं क्रिएट किया तो हर जगह ये मेंशन करना होगा डिपॉजिट इज अनसिक्योर। अगर कोई कंपनी डिपॉजिट को सिक्योर नहीं करती या डिपॉजिट को पार्शियली सिक्योर करती है तो उन डिपॉजिट्स को अनसिक्योर डिपॉजिट्स कहा जाएगा और हर सर्कुलर फॉर्म, एडवर्टीजमेंट में या डिपॉजिट के इन्विटेशन या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट में उनको अनसिक्योर डिपॉजिट कहा जाएगा। अब देखते हैं सर्कुलर के कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स। रिमेंबर सर्कुलर अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। फर्स्ट इज सर्कुलर को मेंबर्स को भेजोगे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी भेजेगी। सेकेंड इज सर्कुलर न्यूज़पेपर में दिया जाएगा 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है जैसे कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में। अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट हैज टू बी इशूड and has to be submitted to ROC and circular has to be uploaded on the website। सर्कुलर की वैलिडिटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर अर्लियर ऑफ 3। सर्कुलर की वैलिडिटी कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्कुलर। अर्लियर ऑफ द 3, जो भी सबसे पहले हो गया सर्कुलर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सर्कुलर अगर कंपनी ने इस ईयर में कभी भी इशू किया 6 months from the end of the financial year, that is 30th September। अगर कंपनी ने सर्कुलर इशू किया है इस फाइनेंशियल ईयर में तो उस सर्कुलर के बेस पर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है टिल 6 months from the end of the financial year। Second is date of AGM where financial statements are laid and approved by the shareholders। उस AGM की डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के सामने रखे थे। Third is the last date on which AGM must have been held।
अगर कंपनी ने एजीएम की नहीं है तो लास्ट डेट ऑन विच एडीएम मस्ट हैव बीन हेल्ड। कोई सीक्वेंस नहीं है, एबीसी में से कोई भी पहले हो सकता है। एजीएम पहले हो सकती है, कई कंपनीज की एजीएम जुलाई अगस्त में हो जाती है, जो भी अर्लीस्ट होगा वहां पर सर्कुलर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। If you are still watching this video, please make sure you subscribe and click the bell icon for updates. Now let's discuss time period of accepting deposit. रीपेबल ऑन डिमांड वाले डिपॉजिट इशू करना अलाउड ही नहीं है। रीपेमेंट ऑन डिमांड का मतलब होता है जब मांग लिया तभी वापस करना है। सो अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स व्हिच आर रीपेबल ऑन डिमांड. In addition to that, a company cannot accept deposits whose tenure is less than 6 months. 6 महीने से कम टेन्योर के डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसी तरह कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स whose tenure is more than 36 months. अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो टेन्योर मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 36 मंथ्स। 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए और 36 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। अभी हमने देखा कि डिपॉजिट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर लेस देन 6 मंथ्स। 6 महीने से कम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। कभी कभी कंपनी को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, कंपनी एक्सेप्ट करना चाहती है डिपॉजिट। दो कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल अगर कर लिया तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फॉर ए टेन्योर लेस देन 6 मंथ्स। हर कंपनी की अपनी अलग अलग लिमिट है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की। प्राइवेट कंपनी 100% तक, आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100% तक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35% तक। अभी ये डिस्कस किया था। बट यहाँ पर इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम। सेकेंड कंडीशन इज डिपॉजिट 3 महीने से कम नहीं हो सकता। These are the only two conditions. First is maximum up to 10% of paid up share capital, free reserves and share premium, and second condition is the tenure of deposit cannot be less than 3 months. ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट। डिपॉजिट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में 4 फॉर्म्स हैं, डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3 एंड डीपीटी 4। डीपीटी 1 इज रिलेटेड विद सर्कुलर। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया था कि हर कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट इनवाइट कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिपॉजिट को रिन्यू भी कर सकती है। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की क्लॉजेस ए टू एफ को भी कंप्लाई करना होगा। कंपनी के सभी मेंबर्स को एक सर्कुलर इशू किया जाएगा डीपीटी 1 में। अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर एंड स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशू। जब कंपनी मेंबर्स को सर्कुलर देती है उससे विद इन 30 days बिफोर। डीपीटी 2 डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। दिस फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज दैट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर मेंबर्स अंडर सेक्शन 73 और पब्लिक अंडर सेक्शन 76। जिन कंपनीज ने अपने मेंबर्स से अंडर सेक्शन 73 या पब्लिक से अंडर सेक्शन 76 डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है या उनका रिन्यूअल किया है, उनको डीपीटी 2 फॉर्म में डिपॉजिट ट्रस्ट डीड रजिस्टर करनी होती है। डिपॉजिट इनवाइट करने वाले सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट को इशू करने से कम 7 दिन पहले डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को फॉर्म डीपीटी 2 में एग्जीक्यूट करना जरूरी है। अब देखते हैं ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट। बिफोर एग्जीक्यूटिंग द डीड द कंपनी मस्ट अपॉइंट 1 or more डिपॉजिट ट्रस्टीज एंड ऑब्टेन देयर रिटन कंसेंट। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपनी को एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट करनी होगी और उनकी रिटन कंसेंट लेनी होगी। अब देखते हैं डीपीटी 2 में इंफॉर्मेशन क्या दी जाएगी। द फॉर्म डिटेल्स द terms of the deposit, obligations of the company and the conditions under which the trustees can intervene if the company defaults on repayment. इस फॉर्म में डिपॉजिट के टर्म्स, कंपनी के ऑब्लिगेशंस और उन कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जिसके अंडर अगर कंपनी रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो ट्रस्टी इंटरवीन कर सकते हैं। डीपीटी 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। इट्स एनुअल मैंडेटरी रिटर्न अंडर द कंपनीज एक्ट। हर कंपनी जिसने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, हर कंपनी को 30 जून तक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इन फॉर्म डीपीटी 3 आरओसी को फाइल करना है। इट्स एनुअली, हर साल ये फॉर्म फाइल होगा। डीपीटी 4 स्टेटमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल 20 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014।
जब ये एक्ट कमेंस हुआ था इन 2013, तब हर कंपनी जिसने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ था, हर उस कंपनी को ये फॉर्म विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट फाइल करना था। सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनीज को आरओसी को एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा इन फॉर्म डीपीटी 4 विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जिसमें सभी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, अनपेड अमाउंट्स, इंटरेस्ट पेबल और स्पेसिफिक रीपेमेंट अरेंजमेंट्स के डिटेल दिए गए हो। फॉर्म डीपीटी 4 इज नो लॉन्गर और रूटीन और ऑन गोइंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अब इस फॉर्म की कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।